नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीलेश और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में एग्जाम गुरुजी के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के साथ संपूर्ण राष्ट्र, राज्य और विश्व की घटनाएं यहां पर हम देखते हैं। आप सभी को करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। यह करंट अफेयर आपको सुबह के 7 बजे उपलब्ध रहता है एग्जाम गुरुजी के चैनल पे। साथ ही में जो इसकी पीडीएफ है, कई बार आपके द्वारा पूछी जाती है, तो आप इसके लिए एग्जाम गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है, एग्जाम से संबंधित और या एग्जाम गुरुजी के लेक्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे एग्जाम गुरुजी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पीडीएफ सुबह अपडेट कर दी जाती है। साथ ही में इसके अलावा जो भी हमारे लेक्चर्स वगैरह लगते हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, वो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नई वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन आने थे, काफी समय से हम और आप सभी इंतजार कर रहे थे, उनकी घोषणा कर दी गई है। उसकी संपूर्ण डिटेल जो भी होती है, पटवारी की वैकेंसी है, एआरआई की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, हर विभाग में अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। उससे रिलेटेड सारी की सारी जो जानकारियां हैं, वो उसकी एक पूरी की पूरी पीडीएफ जो राज्य शासन के द्वारा जारी की गई है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध है। आप सभी लोग उसको एक बार डाउनलोड तो कर ही लेंगे, साथ में उसको प्रिंट भी करा लेंगे, क्योंकि जब तक आप उस नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको किस एग्जाम पे आप अपेयर कर सकते हैं और किस एग्जाम पे आप अपेयर नहीं कर सकते। साथ ही में क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन है बहुत ज्यादा विस्तार से है, तो मेरा आप सभी लोगों को सुझाव रहेगा कि ज्यादा पेजेस का नहीं है, आप एक बार प्रिंट करा लें। प्रिंट कराने के बाद फॉर्म भरने में या वैकेंसीज को लेकर के बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, अति उत्साह का शिकार नहीं होना है। कई बार आप और हम सभी क्या होते हैं कि अति उत्साह का शिकार हो जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है। क्योंकि क्या होता है, तैयारी एक महत्वपूर्ण है, विषय है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कौन सी वैकेंसी में कितनी पोस्टें आई थी, आपके डिस्ट्रिक्ट में या पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी थी, आप उसके लिए एलिजिबल थे या नहीं, इन चीजों को ध्यान में न रख करके हम जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं। उसका हमें बाद में समझ में आता है कि हमने क्या गलती करी थी। तो एक बार सभी जो वैकेंसीज हैं उनके लिए वहां पर एलिजिबिलिटी दी गई है कि किस वैकेंसी के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी वैकेंसी उसके अंतर्गत आई है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, आपके जिले में या आपके जो पसंदीदा जिला है वहां पर कितनी वैकेंसीज है, आप उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। ओवरऑल बात करी जाए तो आपको केवल एक पद की आवश्यकता है। जितनी वैकेंसी आई हैं उनमें आपको सिर्फ एक ही पद चाहिए, लेकिन वो एक पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लगातार आपको एग्जाम गुरुजी के चैनल पे बार बार आपको सूचित कर रहे हैं कि ठीक है, बाकी सब चीजें चलती रहती हैं, खबरें चलती रहती हैं, अखबार में आता रहता है, परीक्षाएं होंगी, क्योंकि बिना प्रशासन के कोई भी सरकार अपना शासन नहीं कर सकती। चाहे वो कितनी भी बड़ी सरकार हो और कितनी भी आत्मनिर्भर सरकार हो, जब तक प्रशासन में उसके पास कर्मचारी नहीं होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब तक एक कर्मचारी नहीं होंगे, तब तक वो ना तो राज्य चल सकता है, ना ही वो संस्थान चल सकता है, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वह गवर्नमेंट हो। तो इसी प्रकार से उनको आवश्यकता है। रिटायरमेंट बहुत सारे लगे हुए हैं, अभी लगातार वैकेंसीज आपको मिलती रहेंगी। अभी ये एक स्लॉट है, आने वाले समय में आपको 2023 तक सरकार ने कहा है कि हम आने वाले 3 वर्षों में, 2 वर्षों में ये सारी की सारी वैकेंसीज भरेंगे, क्योंकि जो ये अभी जारी की गई है वैकेंसी, ये 2019 तक की है। अभी जो रिटायरमेंट और जो पद खाली होंगे 20, 21, 22 में, वो इसमें अभी काउंट नहीं किए गए हैं। तो इनके जब काउंटिंग हो जाएगी तो आने वाले समय में और भी वहां पर आपको नियुक्तियों के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। तो फॉर्म भरते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, इसको लेकर के हमारे जो एग्जाम गुरुजी के दांगी सर हैं, उन्होंने एक क्लास ली है और एक क्लास वो और जल्दी लेंगे जिसमें पूरी डिटेल्स पर बात करेंगे। तो एग्जाम गुरुजी के चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, टेलीग्राम में भी डाल दिया गया है, आप एक बार उसको देख लेंगे। पढ़ने में और बाकी चीजों में आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समय लेना है। आप एक बार उस पीडीएफ को पढ़िए और उसको प्रिंट करने के बाद आप अपना एक खुद का पूरा एक बोलते हैं ना, नोट्स की तरह बना लीजिए कि मैं किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं और मुझे क्या क्रम रखना है। इसके बाद ही आपको व्यापम में फॉर्म भरने जाना है, क्योंकि जब आप व्यापम में फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर बैठा हुआ बंदा आपको इतना टाइम नहीं देगा कि आप एक एक वैकेंसी का बैठ करके करें। तो आपके पास एक पूरा रफ वर्क पहले से तैयार होना चाहिए कि जब आप फॉर्म भरने जाएं तो आपके पास क्या क्या भरना है, बस आप उसको बताते जाएं, वो उन चीजों को फिल करते जाएं। पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का जो रोजगार पोर्टल है, वहां पे यदि आपका नामांकन रिन्यू नहीं है तो उसको रिन्यू करवा लें। ये सारी चीजें आप अभी करवा लें, क्योंकि वेबसाइट डाउन होगी, इसकी पूरी संभावना है।
क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये पुलिस की वैकेंसी नहीं है, इसमें सभी प्रकार के छात्र, चाहे वो पीएससी की हो चाहे वो एसआई के हो, और एज क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया गया है। तो एकदम से ये फॉर्म जब भरे जाएंगे तो वेबसाइट डाउन होने के या पोर्टल डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहेंगे। इसलिए आप अभी से आपका जो नामांकन वगैरह है उसको रिन्यू कर लें। अपने डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में यदि रह गए हैं तो उनको मंगवा लें। आप अपनी जो प्राइमरी प्रिपरेशन होती है वो पूरी कर लें। रह गई बात क्लास की, तो एग्जाम गुरुजी में सारी की सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी, उससे संबंधित आपको जानकारी लगातार दी जाएगी। ठीक है, चाहे वो आपकी इसमें हमारे यहाँ से कई बच्चों ने कोर्स परचेज किया था पटवारी का, और उन्होंने बहुत बार ये चीज बोली कि सर आपने अभी तक नोट्स नहीं दिए हैं। लगातार आ रही थी कि आपके कोर्स आ गए लेकिन आपके नोट्स नहीं है। देखिए, कोर्स में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम नोट्स यदि आपको एक बार भेज दिए तो हम उस पर परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो एक बार कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमने उनसे लगातार कहा था कि इंग्लिश सब्जेक्ट की आपके एग्जाम पे आने की पूरी संभावना है। आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, अगस्त के महीने में कह दिया था कि ये पूरी संभावना है कि आगे जब आपके एग्जाम होंगे तो उनमें जो अंग्रेजी विषय रहेगा ये सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि ये जो आपकी नियुक्ति होनी है आने वाले सरकार 20 से 25 वर्षों के लिए करने जा रही है, और इसका बहुत बड़ा रोल है। जब एसआई जैसी वैकेंसी में इंग्लिश है तो आपके इन सभी वैकेंसीज में इंग्लिश रहेगा, पहली बात बोली थी। दूसरी बात ये बोली थी कि अब सरकार कोशिश करेगी कि सभी की सभी संयुक्त भर्तियां करे, यानी एक पेपर कराए, उसमें भी जो भी 5 वैकेंसी है, किसी में 10 वैकेंसी है, तो उनके एग्जाम वो ऑर्गेनाइज करे। तो अब क्या होना है, जिन्होंने भी कोर्स परचेज किया हुआ है एग्जाम गुरुजी में पटवारी का, उनको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश आया है, प्रबंधन आया है, ये सभी के सभी ऑटोमेटिक उनके कोर्स में शो होना शुरू हो जाएंगे, वहां पर अपडेट किए जाएंगे। उनसे किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। रह गई बात नोट्स की, तो नोट्स हम उनको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमारे पास सिलेबस आ गया है, हमारे पास पूरी जानकारी आ गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या है, मध्य प्रदेश पंचायती राज भी ले लिया था, पेशा एक्ट लागू हुआ था, तो हमें ऐसा डाउट था कि हो सकता पंचायती राज में पेशा एक्ट लेकर के आए। तो जब तक एक सिलेबस नहीं आ जाता ऑथराइज जगह से, क्योंकि जिस प्रकार से एमपीपीएससी के लिए आयोग ऑथराइज जगह है, उसी प्रकार से व्यापम पटवारी जैसी जो हमारी जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए ऑथराइज जगह है। जब तक वो संस्थान हमें नहीं बोलता कि हम इस प्रकार से पेपर लेंगे, हमारा सिलेबस पैटर्न ये रहेगा, तब तक उसके पहले हमें नोट्स जारी करना या किसी प्रकार की कोई चीज सर्कुलेट हो रही है उसके आधार पे नोट्स निकाल देना, वो जल्दबाजी होती है। अब हाँ, वहां हमारे यहाँ के जो व्यापम है, पीबी है, नया नाम हो गया उसका कर्मचारी चयन आयोग, इनने जब अपना पूरी रूल बुक जारी कर दी है, तो अब हमें मालूम हो गया कि हाँ, हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो इस आधार पे होगी, सिलेबस ये रहेगा। तो आपका उस पर विज्ञान है, गणित है, बाकी के सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और प्रबंधन, ये महत्वपूर्ण टॉपिक उस पर शामिल किए गए हैं। तो इसके नोट्स एग्जाम गुरुजी के पास उपलब्ध हैं। हम एमपीएसआई के साथ लगातार वो नोट्स दे ही रहते हैं इंग्लिश के। अब एक बार थोड़ा सा पूरा उसका एक डिटेल आ जाए, उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें और नई चीजें अपडेट करनी है। कंप्यूटर के हैं ही, प्रबंधन हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, और इसकी जो लाइव क्लास होगी वो दांगी सर के द्वारा ली जाएगी। हिंदी की क्लास भी लगेगी, साइंस की भी लगेगी। साइंस हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, इसका पूरा एक कंप्लीट कोर्स होगा। जिन्होंने परचेज किया है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो भी नवाचार हुआ है वो उनके कोर्स में अपडेट किया जाएगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। नोट्स का कमिटमेंट हमारा उनके साथ था, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज कैसे होगी, किस प्रकार से आएगी, आप सभी को 10 दिसंबर तक वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम गुरुजी आप सभी के लिए अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है। हमने एमपीपीएससी प्री के नोट्स हो या मुख्य परीक्षा के नोट्स हो, हमने अपने कंटेंट पे अच्छा काम किया है। देरी से आते हैं लेकिन हमारे काम पे आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन हम अपने काम पे पूरा ध्यान देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपको जो नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो पूरी तरह से अपडेटेड रहेगी और उस पर हम प्रॉपर काम करके आएंगे। जल्दबाजी में हम आपको ना तो नोट्स रिलीज करेंगे कि कल सुबह से आपको नोट्स मिलने लगे, ना ही ऐसा कोई कमिटमेंट करेंगे कि आपको कल से सारे वीडियो लेक्चर्स मिलने लगे। तो ऐसा नहीं होगा, पहले उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स और एग्जाम क्या पैटर्न हो सकता है, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, व्यापम अभी किस प्रकार से एग्जाम आपके लिया है, तो उनके आधार पे, क्योंकि उनका अपना एक क्वेश्चन बैंक है, उन क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो सारी चीजों के बाद आपके लिए नोट्स, टेस्ट सीरीज, कोर्स, सारी चीजें यथावत जारी की जाएंगी। तब तक आपको घबराना नहीं है, आपको सब्र रखना है। सबसे पहला काम है रूल बुक को प्रिंट कराना है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको पूरा का पूरा क्या करना है,
अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना है कि मैं किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं और मुझे किस प्रकार से कौन से जिले का चयन करना है, किस वैकेंसी का चयन करना है, किस वैकेंसी के क्रम को किस प्रकार से रखना है, ताकि आप एग्जाम में से बाहर न होने पाए अपने फॉर्म भरने की गलती के कारण। ठीक है, तो ये है एमपीपीएससी प्री और मेंस के नोट्स, इनके साथ ऑफर चल रहे हैं। आप सभी को मैं इसकी डेली जानकारी देता हूं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट की। ये टेस्ट आपका 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। माइनस मार्किंग के साथ टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें बहुत सारे पुरस्कार राशि और पुरस्कार रखे गए हैं। आप सभी को यदि लगता है कि हाँ मैं इस एग्जाम में पास हो सकता हूं या इसमें हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे उपलब्ध है। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपए है। माइनस मार्किंग रहेगी ताकि इसमें तुक्का किसी प्रकार से लगने की संभावना ना हो। प्री और मेंस के जो वीडियो कोर्स है वो फर्स्ट जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो 6 to 10th रैंक आएगी जिनकी, उन्हें प्री का वीडियो कोर्स दिया जाएगा। साथ ही में एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसमें एक ऑप्शन में आप और जोड़ सकते हैं कि जो व्यापम की टेस्ट सीरीज है, जो इसको लेना चाहेंगे, ये भी उन्हें दी जाएगी। एग्जाम 8 जनवरी को होगा। उसके अगले दिन इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा 9 जनवरी को। और आपके जो फॉर्म भरने हैं वैसे भी 15 जनवरी के आसपास भरे जाएंगे। ठीक है, 5 जनवरी के आसपास। तो इसका सिलेबस आप पूछेंगे मुझसे क्या रहेगा, तो मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज रहेगा, साथ में 2022 का करंट अफेयर रहेगा। ये दोनों सब्जेक्ट हैं। और आप मान के चलिए आज आपके पास इतना समय है कि आपका एमपी जीके और करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमने कल क्या क्या पढ़ा था। नेशनल शूटिंग पिस्टल चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है भोपाल में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जन नायक टांटा भील गौरव यात्रा की शुरुआत करी है। और ये कहां से करी, कुछी, धार कुछी से करी है। और ये 5 दिसंबर को यात्रा पाताल पानी पर पहुंचेगी। शहरों में कितनी आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का आरंभ किया गया है, 25,000 की आबादी पर एक मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक होगा। इसको कुछ लेकर के, कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन था पिछले करंट अफेयर्स में, मैंने आपको उसको दूर करने की कोशिश करी है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है हरियाणा में। प्रतिवर्ष वहीं पर किया जाता है, लेकिन कुछ बातें विशेष हैं जो कि हमने आपको करंट अफेयर में बताई थी कि ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में क्यों आया है। कार्लोस अल्कराज जो हाल ही में सबसे कम उम्र के नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं, वे किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं। ये है स्पेन के। आगे की तरफ बढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार को किस देश के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो ये नेपाल जाएंगे, वहां पर पर्यवेक्षक के रूप में। नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक 2022 में भारत 61वें स्थान पर है, 61th पोजीशन में है। किस देश के राष्ट्रपति के दल के एवं पहली बार मारवाड़ी घोड़े निर्यात किए गए हैं, तो ये किए गए बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति होंगे वहां पर मारवाड़ी घोड़े आगे उनके पे रहेंगे। हाल ही में आतंकवादी विरोधी वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर का एक आयोजन किया गया था। ये किया गया था नई दिल्ली में। निम्न में से किन्हें हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। ये दलाई लामा, 14th नंबर के दलाई लामा है ये। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मध्य प्रदेश के G20 के देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। हमें यह बताना है कि मध्य प्रदेश के वो 2 शहर कौन से हैं जहां पर इस कार्यक्रम के कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इंदौर भोपाल में, भोपाल खजुराहो में, इंदौर उज्जैन में या इंदौर खजुराहो में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इंदौर और खजुराहो में। इंदौर स्वच्छता में प्रमुख है, साथ में पूरे देश में नाम है, 6 बार हो चुका। साथ ही में जो खजुराहो है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान है। तो अब क्या है कि जो 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है और इसके जो कार्यक्रम होंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे, इसके देश के सभी जगहों पे किए जा रहे हैं। विशेषकर जम्मू कश्मीर में भी इसका आयोजन करवाए जाने की संभावना चल रही है। तो लेकिन मध्य प्रदेश के 2 शहरों का चयन किया गया है। एक तो आपका इंदौर है, दूसरा आपका खजुराहो है। यहाँ पर कई समिट के कुछ हिस्से हैं वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उस समय पर हम क्या होंगे, खबरों के केंद्र में रहेंगे। बात करी जाए G20 की, तो ये जब आर्थिक मंदी का दौर था तब इस समूह का गठन हुआ 2008 के आसपास। और ये क्या है, विकसित और विकासशील सभी प्रकार के देशों का एक समूह है। ठीक है, अब जो अगला होने वाला है कार्यक्रम, ये 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होना है। मुख्य जो मेन प्रोग्राम होगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा। उसके लिए अलग से एक स्टेडियम का आयोजन, क्या कहते हैं, निर्माण भी किया जा रहा है। पूरा का पूरा नवीन तरीके से वहां पर काफी अच्छा अपडेट करके उसको बनवाया जा रहा है। साथ ही में अब उसके बहुत सारे प्रोग्राम हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थान पर आयोजित किए जाएंगे।
क्योंकि ये पर्यटन का केंद्र भी भारत को बनाया जाएगा, उस जगह की विशेषता के बारे में बताया जाएगा। इसमें यदि समूह की बात करें तो कितने लोग हैं, तो 19 देशों का समूह है, साथ ही में यूरोपीय संघ भी शामिल है। तो ये देश हैं जो G20 ग्रुप है उसके सदस्य हैं। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस के केंद्रों का संचालन किया जाता है, ये किस विभाग के द्वारा किया जाता है? परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा, आयुष विभाग के द्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ये आयुष विभाग के द्वारा संचालन किया जाता है हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र का। तो ये होते हैं इस प्रकार के, आपने देखे होंगे सेंटर आयुष्मान भारत के अंतर्गत चलते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो जो आयुष विभाग में कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति है, एक तो आपका आयुर्वेद होता है, योग आता है, प्राकृतिक चिकित्सा आती है, यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी, जो नेचुरल थेरेपीज होती हैं जो हमारे यहाँ की पुराने समय से चली आ रही हैं, एलोपैथिक को छोड़ करके जो बाकी के जो हम लोग जिन्हें जानते हैं नेचुरल तरीके से की जाती है थेरेपी, वो आती हैं आयुष विभाग में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आयुष्मान जो भारत है इसमें इसके अंतर्गत हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए गए। यहाँ पर क्या होगा कि जो सामान्य रोग होंगे, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम में इसका बहुत बड़ा रोल था, किसका? आयुष विभाग का। जो काढ़ा वगैरह हम लोग पी रहे थे वो आयुष विभाग के अंतर्गत ही जारी किया गया था। अब मध्य प्रदेश में क्या है, अभी जो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं हेल्थ सेंटर वो है लगभग 362 के आसपास। अब सरकार 400 नए और केंद्र खोलने जा रही है। इसमें क्या होता है, इन सेंटरों में जब प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, तो बहुत सारे लोगों को भी इसमें रोजगार मिलता है, जो क्योंकि इसमें जड़ी बूटियों का, और जो आपको पता है कि जड़ी बूटियां हो गई, यूनानी चिकित्सा हो चाहे होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, इन सभी में पूरा इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों, किसानों को भी रोजगार मिलता है, या जो वनोपज से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। साथ ही में इसके क्या होते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग आयुर्वेद या इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं, सामान्य बीमारियां होती हैं, उनको एलोपैथिक में क्या हो जाता है, उसकी प्रोसेस लंबी हो जाती है, एक नई बीमारी भी पैदा हो जाती है। तो जो सामान्य बीमारियां हैं खान पान में नियंत्रण करके या परहेज वगैरह करके उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। तो उन्हीं चीजों में ध्यान रख करके सेंटर चलाए जा रहे हैं। अब आयुष विभाग के 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो आपका वैद्य आप के द्वारा जो आयुष स्कोर मोबाइल ऐप है, वहीं पर आयुष स्कोर जो आयुष डॉक्टर परामर्श केंद्र के लिए ऑनलाइन इसमें वीडियो कॉल के माध्यम से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बात करी जाए आयुष मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, तो श्री राम किशोर कांवरे हैं, इन्हें नानो भी कहा जाता है प्रेम से। और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं वो वर्तमान में श्री विश्वास सारंग हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में हर्बल गार्डन का विकास किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा, आयुष विभाग द्वारा, या उद्यानिकी विभाग द्वारा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ये भी जो है आयुष विभाग के द्वारा किया जा रहा है हर्बल गार्डन। इसमें है क्या, 16 प्रकार के जो औषधि पौधे होते हैं वो जो हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं या उद्यानिकी विभाग होते हैं वहां से लोगों को दिया जाता है कि आप इनको लगाएं, और फिर उसकी परचेजिंग वगैरह भी होती है और उनके बारे में बताया जाता है। तो लोग अपने घरों में जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो एक हर्बल गार्डन भी विकसित किया जाएगा, साथ में जो आसपास के सेंटर हैं, आयुष केंद्र है, वहां पर उनको परचेजिंग भी की जाती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके हर्बल गार्डन करके योजना चल रही सरकार की, ये आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। मध्य प्रदेश के किस चिकित्सा महाविद्यालय और अमेरिका का महाविद्यालय है चिकित्सा का, एमरी यूनिवर्सिटी के बीच OMU साइन हुआ है? इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल, या जबलपुर एवं एडवांस मेडिकल कॉलेज? तो इसका राइट आंसर होगा जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल है। ये लगातार खबरों में बना हुआ है। हिंदी की जो शुरुआत हुई है मेडिकल की पढ़ाई की वो भी यहीं पर हुई है, उसका जो केंद्र ट्रांसलेशन का वो भी वहीं पर बनाया गया है। ये आपको लगातार करंट अफेयर्स में बता रहे हैं। तो अब क्या है कि अमेरिका की जो एमरी यूनिवर्सिटी है काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और प्रतिष्ठापित यूनिवर्सिटी है, 1836 के आसपास ये स्थापित की गई थी, ऑक्सफोर्ड के अटलांटा शहर में है। तो अब क्या है कि साथ में हमारे यहाँ का जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय है भोपाल, इन दोनों के बीच में OMU साइन हुआ है। OMU जो साइन किया गया है, बहुत पहले हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि मेडिकल नॉलेज शेयरिंग एक मिशन करके योजना चल रही है, इसमें टाटा भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें बहुत टाटा के साथ भी मध्य प्रदेश ने इसमें OMU साइन किया है। टाटा का जो कैंसर रिसर्च सेंटर है उसके साथ भी किया है। यहाँ पर क्या है कि वहाँ के डॉक्टर काफी ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, अपडेटेड होते हैं। इसी प्रकार से जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है वहाँ के भी डॉक्टर्स काफी अपडेटेड होते हैं। तो इनके बीच में एक तरह से जो हमारे यहाँ के डॉक्टर होंगे उनके बीच में एक नॉलेज शेयर होगा।
उसमें एआई बेस्ड मशीनरी हो या जो नई बीमारियां आई हैं, नए शोध हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उनके नॉलेज शेयर करेंगे, ताकि हम भी क्या रहें, हमारे भी जो डॉक्टर्स हैं वो उससे पहले से ज़्यादा अवेयर रहें। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन चल रहा है। हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज के बीच OMU साइन किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी नॉलेज शेयरिंग मिशन की? तो 7 अप्रैल 2020 में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सीय उपचार की नवीनतम तकनीकी, नवाचार, शोध के विभिन्न आयामों का जो लाभ है मध्य प्रदेश के जो चिकित्सक हैं या जो छात्र हैं उनको मिले। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो श्री विश्वास सारंग हैं। बढ़ते आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। बगातोर, ये खबरों में पना रहता है बतागुर। भारत में यह केवल मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल नदी में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का कछुआ है, घड़ियाल है, मछली है या कोई पक्षी है या पंछी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा, ये एक प्रकार का कछुआ है। यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं ये क्या होता है, ये खबरों में क्यों है। क्या हुआ है कि अभी पनामा में एक साइट्स करके आयोजन किया गया था, सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वहां पर बताया गया है कि जो भारत में ये कछुए पाए जाते हैं, इनको फिर से विलुप्त होने का इन पर खतरा है। हालांकि 7 से 7.5 हजार अंडे हैं यहाँ पर, जो हमारे जो चंबल है यहाँ पर इनको प्रजनन करवाया जा रहा है, इनकी जो जनरेशन है उसको बचाने की कोशिश चल रही है। लेकिन वहां पर ऐसा खबरों में आया कि ये फिर से विलुप्त हो रहे हैं, तो इन पर आपको और ध्यान दिया जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि वहां पर आपको पता है कि जो चंबल नदी है, ये जो पूरा का पूरा ये एरिया है, यहाँ पर खनन की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ नदियों में, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे चंबल नदी हो, सोन नदी हो, इनमें खनन एक बहुत बड़ी समस्या है। खनन के कारण क्या होता है, ये जो कछुए होते हैं कई बार ये उन रेतों में छिपते हैं। अब वो जब खनन के कारण क्या, इनको कई बार मार भी दिया जाता है। थोड़ा सा इनको बेचने की भी एक प्रवृत्ति है कि इनको बेच करके लाभ कमाने का भी चलता है, तो वो भी एक शिकार भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सब वजहों से ये खबरों पे बना हुआ है। और ये एक प्रकार का कठोर खोल वाला कछुआ होता है, जो कि बतागुर कछुआ बोला जाता है इसे। एक कठोर खाल वाला होता है, इसकी जो ऊपर की लेयर होती है कठोर होती है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है वो होता है बटागुर डोंगों का। ठीक है, ये एक नरम, इसकी जो ऊपर की खाल होती है, जो ये बटागुर डोंगों का पाया जाता है, ये इसकी 2 प्रजातियां हो गई। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझो, जो बटागुर है ये मेन कछुआ हो गया। इसके 2 प्रकार पाए जाते हैं हमारे यहाँ। एक तो कछुआ जो लाल रंग की छत वाला होता है, और जो डोंगों होता है इसमें 3 धारीदार छत होती है, जो ये है हमारे यहाँ की चंबल नदी में या गंगा की सहायक नदियों में पाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ ये वाला पाया जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं बटागुर डोंगों का। ठीक है, ये स्वच्छ पानी में रहता है, चंबल का पानी स्वच्छ है। इनकी जो आयु होती है 40 से 50 वर्ष के आसपास होती है। 30 किलो 28 से 30 किलो के बीच का वजन होता है। और मध्य प्रदेश में इसकी 8 प्रजातियां जो है संरक्षित हो रही हैं, वो ये हैं। लेकिन हमें ये 8 प्रजातियां याद नहीं रखनी है, एक बार आप पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, और 2008 में टर्टल सर्वाइवल अलायंस ने चंबल में कछुओं के संरक्षण के लिए काम शुरू किया था, तो इनका वहां पर संरक्षण किया जा रहा है, खनन वगैरह पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले ये जो पाए जाते थे, ये जो बटागुर, ये आपके नेपाल, पूर्वोत्तर भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर पाए जाते थे। और वर्तमान में यदि आप बात करोगे, जो IUCN की लिस्ट होती है उसमें ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्राणी के रूप में जाना जाता है, उस लाल सूची में सम्मिलित है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरू करेंगे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत ने परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये कहाँ किया गया था? थाईलैंड में, चीन में, नेपाल में या इंडोनेशिया में? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो आयोजन किया गया था वो थाईलैंड में किया गया था। और भारत एकमात्र देश है जो ये पुरस्कार जीता है। थाईलैंड के पटाया शहर में इसका आयोजन किया गया था। और भारत ने जो ये पुरस्कार जीता है, ये परिवार नियोजन के जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कंट्री कैटेगरी की लीडरशिप में इन फैमिली प्लानिंग, इस पे अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। भारत एकमात्र देश है। भारत ने क्या है कि परिवार नियोजन पे अच्छा कार्य किया है, लोगों को अवेयर ज्यादा किया है, जिसकी वजह से जनसंख्या पर नियंत्रण भी पाया है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ये भारत को एक्सीलेंस इन लीडरशिप फैमिली प्लानिंग यानी एक्सेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अब ये जो परिवार नियोजन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, ये दुनिया भर में एक रणनीति बनाता है कि किस प्रकार से लोगों को अवेयर किया जाए, किस प्रकार से जो एक आबादी है उसको रोका जाए, लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। और ये अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन होता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी 2009 में की गई थी, युगांडा के कंपाला में की गई थी। बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 में। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने देश में 18 वर्ष की आयु के जो मतदाता होते हैं
उनको भेदभावपूर्ण करार दिया है या उनको एक तरह से आप ये कहें असंवैधानिक करार दिया है। न्यूजीलैंड, इराक, सऊदी अरब या यूएई, इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने ये माना है कि जो मतदान की आयु होती है 18 वर्ष की, ये एक देश के लिए जो उनके यहाँ क्या था, एक बिल ऑफ राइट्स कर लाया था। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर एक बिल ऑफ राइट्स लाया था, जिसके बाद क्या हुआ कि उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के चैलेंज कर दिया गया, जो जैसिंडा आर्डन है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु में आप वोट के लिए उनको परमिट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये आयु होती है एक तरह से असंगत होती है, और इस उम्र के जो लोगों में एक भेदभाव मुक्त होने का हमें अधिकार देना चाहिए। और जब 16 वर्ष के हो जाते हैं तभी से उनको वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, मिनिमम 16 ईयर्स वो चाह रहे हैं। ठीक है, इस पर अब फिर से वो लोग बिल लेकर के आएंगे, क्या होगा। लेकिन 18 वर्ष पे उनने रोक लगा दी है। उनका ये कहना है कि 16 वर्ष में भी वोट देने लायक हो जाते थे, यानी आयु घटाने के लिए उनने बोला है। तो ये कहां पर रोक लगाई है, ये लगाई है न्यूजीलैंड में। लेकिन बात करी जाए यदि वैश्विक रूप से, तो दुनिया के लगभग बहुत सारे देश हैं जहां पर 18 वर्ष की पूर्व होने के बाद ही उनको नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये चाह रही है आप 16 वर्ष में ही दो। ठीक है, वो उसके पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि 16 वर्ष में वो इतने जागरूक हो जाते हैं कि वो वोट दे सकते हैं। बात करी जाए कहाँ कहाँ है, तो ब्राजील, इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया, इन सभी देशों में 18 वर्ष की उम्र है। भारत में भी हमारे देश में क्या है, पहले 21 थी, लेकिन जब 1950 में संविधान संशोधन आया, जो 61 हमारा 61 संविधान संशोधन था, तो इसमें क्या हुआ कि इसको संविधान को जो हमारे संशोधन किया गया 88 में, तो उसकी आयु को घटा करके 21 को क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमारे यहाँ आयु क्या थी, 21 थी। फिर हमारे यहाँ के जो संविधान विशेषज्ञ थे, हमारे यहाँ की जो सरकार थी, उनने महसूस किया, हमारे यहाँ के सभी राजनीतिज्ञों ने, कि अब 21 ज्यादा हो जाती है, हमें उसके पहले अधिकार देना चाहिए, क्योंकि लोग इतने समझदार हो जाते हैं कि वो 18 वर्ष में समझ सकें कि कौन हमारे लिए सही है या कौन गलत है। तो हमारे फिर आयु को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। न्यूजीलैंड की बात करें तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और यहाँ पे जो स्वदेशी लोग होते हैं इनको माओरी कहा जाता है। और इसकी जो खोज की गई थी वो 1642 में की गई थी। वो डच खोज करता थे एबेल जानसून तास्मान, इनके द्वारा की गई थी। और वहाँ की जो क्रिकेट टीम है, आपने सुना होगा, उनको किवीज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जो कि उड़ान रहित पक्षी होता है, किवी, इसके लिए जो ये फेमस है न्यूजीलैंड। और यहाँ का ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पे जो भेड़ पालना होता है ये इनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी भेड़ को जो पालते हैं उसका जो ऊन होता है, उनकी अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, प्रभुत्व है उसका, एक तरह से आप ये कहें। और जो न्यूजीलैंड है, एक अच्छी बात यह है कि जानने वाली जो एक नॉलेजेबल बात है कि ये एक संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पे ब्रिटेन का जो राजा होता है आज भी राज्य का प्रमुख होता है। ये अभी थोड़ा सा विवादित हुआ था, और वहाँ के लोगों ने, वहाँ की पब्लिक ने डिमांड करी थी कि अब हमको स्वतंत्र होना चाहिए, वहाँ से उनको राज्य का प्रमुख नहीं मानना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन है, तो जैसिंडा आर्डन है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। राजधानी क्या है न्यूजीलैंड की, तो वेलिंगटन है। बढ़ेंगे हम पृष्ठ क्रमांक 8 की तरफ। भारत AI संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाला है। ये जो पद होगा ये किस अवधि में ग्रहण करेगा, 2023-24, 24-25 में, 22-24 में या 22-23 में। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो ये पद ग्रहण करेगा भारत 2022-23 में करेगा। GPI का नाम याद रखना है, इसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये यहाँ से लेके GPAI इसको बोला जाता है। भारत 2022-23 में इसका अध्यक्ष होगा। बहुत सारी जगहों पे भारत अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है, और भारत अभी तक यहाँ पे फ्रांस अध्यक्ष था, इसके बाद अब भारत को बनाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये सब क्यों है, क्योंकि जो भविष्य है वो AI बेस्ड है, और भारत भी इस पे काफी काम कर रहा है। हमारे यहाँ 5G लॉन्च हो गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा स्कोप हमारे यहाँ मिलेगा, और बहुत सारी नवीन खोजें भी हमारे यहाँ की जाएंगी। क्योंकि अब भारत ये मानता है कि 2025 तक हमारे यहाँ का जो GDP में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम योगदान करने वाले हैं, और जो हमारा टारगेट है कि 5 ट्रिलियन डॉलर की जो GDP का लक्ष्य है हमारा, उसमें हम 10% इस पे हिस्सेदारी करेंगे, यानी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 10% योगदान रहेगा। और 2035 तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका जो योगदान रहेगा AI का, वो 967 बिलियन के अमेरिकी डॉलर के आसपास होने का अनुमान है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके भारत को क्या है, इस पे ज्यादा फोकस कर रहा है। बात करें हम यदि GPAI की,
तो इसकी जो गठन हुआ था वो 15 जून 2020 को हुआ था और इसमें भारत के इसके एक संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्तमान में कितने सदस्य इसके देश हैं? तो इसके 25 सदस्य जो हैं 25 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9 में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि एक जल विद्युत परियोजना है देश को समर्पित की है। ये राष्ट्रीय परियोजना हो गई है। ये किस राज्य में है? त्रिपुरा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है। डिटेल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो 600 मेगावाट की कॉमेंग जल विद्युत परियोजना है ये देश को समर्पित करी है। और ये जो परियोजना है ये रन ऑफ द रिवर परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। और ये किन दो नदियों के बीच में किया गया है? बिचोम और टोंगा नदियों के बीच में किया गया है। ये कॉमेंग की सहायक नदी है। इसका जो नाम रखा गया है वो कॉमेंग जल विद्युत रखा गया है। ठीक है, मुख्य नदी कॉमेंग है, उसकी सहायक नदियां बिचोम और टोंगा के यहाँ पे ये इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निप्को लिमिटेड ने किया है। और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। और नेपको जो है वर्तमान में ये मिनी रत्न विद्युत उद्यम कंपनी है हमारे यहाँ की। और महारत्न जो कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका एक इसमें हिस्सा है। ठीक है, कॉमेंग नदी क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ये हमें ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कॉमेंग, जहां पर इस बांध का निर्माण किया गया है, जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। और इसे असम में क्या है? जिया भोरेली के नाम से भी जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे ये जानकारी दें। अरुणाचल प्रदेश में जो न्योगी कांगसांग के निकट अवस्थित है जहाँ पे हिमाचल झील का निर्माण किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 में, निकोबारी जनजाति का एक पारंपरिक शिल्प है निकोबारी होदी। ये क्या है? एक प्रकार की टोकरी है, हथियार है, झोपड़ी है, नाव है। तो इसका राइट आंसर होगा ये एक प्रकार की नाव है। अभी लगातार खबरों में बनी हुई थी। खबरों में बनी होने का एक कारण ये है या इसके लिए इन्होंने जीआई टैग की मांग करी थी। होदी कई लोग जानते होंगे कि होदी हमारे यहाँ छोटा सा जो पानी स्टोर करने का जगह होता है उसको भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसका नाम आप याद रख सकते हो। कई जगह पे विशेषकर मालवा क्षेत्र में जो पानी स्टोर करते हैं जमीन के नीचे उसको होदी बोलते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये एक प्रकार की हल्की छोटी नाव होती है। और इसकी अपनी एक विशेषता ये है कि ये जो वहाँ के जनजाति हैं उनके द्वारा जो वहाँ के वृक्ष होते हैं, लोकल वृक्ष होते हैं, उनका प्रयोग करके बनाई जाती है। लेकिन इसका जो डिजाइन होता है अलग अलग द्वीप में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग किया जाता है मत्स्य पालन में, मछली पकड़ने वगैरह में, नौका दौड़ में इसका प्रयोग किया जाता है। केरला में भी आपने काफी लंबी नाव देखी होगी, उस पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो जनजाति विकास परिषद है इसने मांग करी है कि जो ये निकोबारी होदी होती है इसको हमें जीआई टैग दिया जाना चाहिए। कई बार ऐसे प्रश्न आपसे बन जाते हैं जो कि एक कीवर्ड्स पे आधारित होते हैं, बीच बीच में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाती है। मैं उसको आपको करंट अफेयर में सम्मिलित करता हूँ। करंट अफेयर आपको यदि पसंद आता है, एक नजर में हमें ऐसा भी लगता है कि ये एलोरा का कैलाश मंदिर है, क्योंकि जब आप एलोरा के कैलाश मंदिर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो पूरी तरह से एकाश मंदिर है। इसको भी एकाश मंदिर कहा जाता है। एकाश मंदिर वो मंदिर होते हैं जो कि पूरे के पूरे एक चट्टान से यानी एक ही उस पे बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया और ये हो गया, ये दोनों एक ही चट्टान एक ही शिला पे उसको क्या कहते हैं काश्तकारी करके उसको बनाया गया है। और इसका जो मूल नाम है वो धामनार है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर राइट दिया था, सभी लोगों ने इसके बारे में काफी डिटेल शेयर करी है। और ये मूल रूप से जो मंदिर था ये विष्णु मंदिर था। बाद में इसको धीरे धीरे क्या हुआ कि ये शैव मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आप जो कैलाश का मंदिर देखेंगे तो उसमें इनमें एक फर्क आपको समझ में आएगा। ये जो मंदिर है ये उत्तर भारतीय नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है, आपसे कभी पूछा जाए। लेकिन जो कैलाश मंदिर है वो दक्षिण भारतीय जो वहाँ की द्रविड़ शैली होती है उस शैली पे उसका निर्माण किया गया। तो शैली में इसको लेकर के एक परिवर्तन है। मंदिर ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके अगल बगल सात लगभग मंदिर हैं। ये इसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश होता है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा है, लेकिन मूल रूप से ये विष्णु मंदिर था, फिर धीरे धीरे परिवर्तित होकर के शैव मंदिर के रूप में हो गया। इसका जो निर्माण कराया गया था वो 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास प्रतिहार राजवंश के काल में बनवाया गया था। अब इसमें क्या है, एक ब्राह्मी लिपि का जो उल्लेख वो है, एक अभिलेख है, उस पर भी इसके उत्कीर्ण है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये ब्राह्मण मंदिर के अलावा आप ये कहें तो ये जैन सभ्यता से भी संबंधित है।
अब इसके अंदर जो जैन तीर्थकर हैं, ऋषभ देव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इनकी यहाँ पर मूर्तियां पाई गई, वर्णित 5 मूर्तियां यहाँ पर पाई गई हैं। अब वहाँ के जो लोकल हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो पांडव हैं उन्होंने अज्ञातवास भी अपना बिताया था, तो कई बार इनको पांडवों की मूर्ति भी कहा जाता है कि ये इनकी मूर्ति। लेकिन ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो कराया था वो नागर शैली, उत्तर भारतीय नागर शैली में प्रतिहार राजवंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मंदसौर के पास जो गरोठ है वहाँ पे ये मंदिर है, और इसमें जो बाकी के ये 7 मंदिर है इसमें अलग अलग प्रतिमाएं हैं। माँ पार्वती की है, लक्ष्मी की है, गरुड़ की है, ठीक है, इसके अलावा विष्णु की है। तो इन सबकी यहाँ पर मूर्तियां हैं अलग अलग से। अब हमें याद रखना है कि जो धर्मराजेश्वर मंदिर है मंदसौर में है, मंदसौर के गरुड़ के पास है, इसका मूल नाम धामनार है और ये उत्तर भारतीय नागर शैली में है। मूल रूप से विष्णु मंदिर था, वर्तमान में ये शैव मंदिर है। यहाँ पर एक विष्णु जी के साथ साथ शिवलिंग भी है, बड़ा सा 7 मंदिर है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एक जैन तीर्थ मंदिर है तो हाँ, ये याद रखना है कि जैन तीर्थकर की मूर्ति यहाँ पर पाई गई, इसलिए जैन मंदिर भी है। यहाँ पर जो पाया गया अभिलेख है वो किस भाषा में है, तो ब्राह्मी लिपि में है, प्रतिहार राजवंशों के काल में बनवाया गया था। ये तो थी इससे संबंधित जानकारी। लेकिन बाकी लोगों ने जो कमेंट किया है इससे जुड़ी हुई लगभग सारी की सारी जानकारी आप सभी लोगों ने मेरे को वहां पर दे दी थी, बताने के लिए कुछ रह नहीं गया था। तो नितेश है, चाहे वो भारती हो, और आप सभी के कमेंट में हमें मिलते रहते हैं। आप सभी लोग बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। चंद्र किरण और सुरेश, आपने भी आंसर अच्छा दिया है। लेकिन करंट अफेयर खत्म करने से पहले आज का प्रश्न आप सभी के लिए, कोशक महल, ठीक है, ये जो कोशक महल है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? माहेश्वर में, चंदेरी में, ग्वालियर में या मंदसौर में? इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। इसके बारे में 3-4 जानकारियां यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो उसे देंगे। जिनकी जानकारियां अच्छी होंगी या सही होंगी एग्जाम गुरुजी की तरफ से हाथ दिया जाएगा। आप सभी समझ जाएंगे कि कोशक महल का राइट आंसर तो ये है, लेकिन यहाँ पर मुझे इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं। आप सभी उसको पढ़ेंगे, उसके बाद लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ किसी के कार्य के बाद धन्यवाद देने की एक प्रथा है। तो जब लाइक करते हैं तो आप उसको धन्यवाद देते हैं, तो उस व्यक्ति को आपको धन्यवाद जरूर देना है, वो आपके मित्र हैं। और एक बार आप करंट अफेयर लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग भी जानकारी शेयर करते हैं, जिन्हें एग्जाम गुरुजी हाथ देता है, उन्हें एक बार आप लोग धन्यवाद के रूप में लाइक जरूर कर दिया करें। काफी मेहनत करते हैं वो और अच्छे आंसर देते हैं, हमें पढ़ने में काफी आनंद आ जाता है। और आप सभी को करंट अफेयर कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आ रहा है तो शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बार बताना भूल जाता हूं कि आप लोग इसको जरूर शेयर कर दें, दिमाग में बात रहती नहीं है। तो आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ इसको ध्यान में रखा करें। यदि मैं याद ना दिलाऊं तो आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दिया करें करंट अफेयर। कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम गुरुजी में आपकी जो नई वैकेंसीज आई हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारी दांगी सर के नए वीडियोज आएंगे उस पर दी जाएगी। आप सभी लोग, आज वैकेंसी आई है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, कूल माइंड रहना है, अच्छे सी स्ट्रेटजी बनाइए। अच्छा एग्जाम है, सभी लोगों को सिलेक्शन लेना है, सभी लोगों के लिए एक एक पद निश्चित है, हर व्यक्ति को एक ही पद मिलने वाला है, कोई पूरे पदों में नहीं बैठने वाला है। तो बिल्कुल आराम से कूल माइंड होकर के जल्दबाजी में आप इधर उधर ना भटकें, ठीक है, पेशेंस के साथ। और इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं हो गया, इफरात समय है, आप आराम से तैयारी अपनी कर सकते हैं। पिछले इतने वर्षों में यदि आपने पढ़ाई करी है तो फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।